बहुत सी आवाजों के शोर के बीच दरवाजों पर ढकी शाखाओं को हटाते ही श्रावणी की आंखों में जैसे दिन का प्रकाश चुभने लगा। उसने तुरंत अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। इतने समय तक अंधेरे और अंधेरे के रास्तों से गुजरती श्रावणी की आंखें अचानक आए इस प्रकाश से जैसे चौंधिया सी गई थीं। दिल में फिर एक नई मुसीबत की आशंका लिए श्रावणी ने धीरे धीरे अब अपने हाथों को अपनी आंखों से हटाया। सामने देखा तो वो हैरान रह गई। उसके सामने बहुत सी भीड़ थी, तरह तरह की दुकानें और न जाने कितने ही झूले। सजीले कपड़ों में युवक युवती, बच्चे बूढ़े इन दुकानों से अपनी पसंद का सामान खरीद रहे थे। सजी धजी घोड़ा गाड़ी, खूबसूरत फव्वारे और सजावट देख श्रावणी हैरान रह गई। आसपास लगी स्वादिष्ट व्यंजनों की दुकान से आती खुशबू जैसे भूखी श्रावणी को अपनी ओर खींच रही थी। उस खचाखच भरी और भीड़ भाड़ वाली जगह के बीचों बीच ढकी बावड़ी का मीठा पानी जैसे श्रावणी के लिए किसी अमृत से कम नहीं था। भूख और प्यास से तड़पती, चक्कर खाती श्रावणी तुरंत अपने चेहरे पर लाल दुपट्टा कसकर बांधती हुई, लड़खड़ाती हुई बावड़ी के पास पहुंची और सबसे छुपकर अपने दुपट्टे को गिराते हुए उसने अपने सूखे थरथराते होंठ पानी के पात्र में डुबो दिए। पानी पीते ही जैसे श्रावणी की सांस में सांस आ गई। उसे वो गूंजती आवाज अब साफ साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज भावनगर के बाजार में आए सैकड़ों लोगों की थी। श्रावणी ने तुरंत अपना दुपट्टा फिर से मुंह पर बांध लिया। उसके इस नए रूप को देखते ही लोग जिस प्रकार के अजीब हाव भाव में आ जाते थे, श्रावणी को यकीन था वो उसके लिए सही नहीं है। मगर समस्या सिर्फ यही नहीं थी। भावनगर में अकेली फंसी श्रावणी न यहाँ किसी को जानती थी, न जानने का खतरा मोल ले सकती थी। राय बहादुर तक ने जब इस जगह के लिए श्रावणी को ये कहा था कि कोई भी पूछे तो मुझे पहचानने से इनकार कर देना, तो फिर श्रावणी जो कि समय के दूसरे छोर से यहाँ आई थी, उसके लिए तो किसी से मदद मांगना या जान पहचान बढ़ाना खतरे की पराकाष्ठा थी। मगर इन सब समस्याओं से भी अधिक एक समस्या श्रावणी को परेशान कर रही थी। वो समस्या थी भूख। भूख से बेहाल श्रावणी का शरीर भागते दौड़ते अब थक कर बेजान सा हो गया था। उस पर से इस बाजार में जो स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे, उनकी खुशबू जैसे श्रावणी के लिए बिना आमंत्रण का न्योता थी। श्रावणी बिना कुछ सोचे एक मिठाई की दुकान पर जा पहुंची और दुकान मालिक से बोली, काका थोड़ी सी मिठाई दे दो। हलवाई हल्कू राम साहू नाम से जितना हल्का मालूम होता था, वजन में उससे कई गुना भारी भरकम था और व्यापार में उससे भी ज्यादा तेज। श्रावणी को सुनहरी कुमारियों द्वारा दिया ये रूप किसी शाही इंसान सा था। मगर श्रावणी की जो थकी मांदी हालत थी, उसे देखते हुए हल्कू राम ने जवाब दिया, बिल्कुल जी, अभी दे देते हैं। बताइए कौन सी वाली लेंगी, 3 स्वर्ण मुद्रा वाली या 4 वाली, या हमारी विशेष 8 स्वर्ण मुद्रा वाली? पूरे भावनगर की सबसे स्वादिष्ट मिठाई है हमारी आम्रपाली। ये सुनते ही श्रावणी सकते में रह गई। पूरे भावनगर की सबसे स्वादिष्ट मिठाई? इसका मतलब ये सचमुच भावनगर है जिसके होने का अंदेशा राय बहादुर जी को था? श्रावणी सोच में डूबी थी तो वहीं हल्कू राम अपनी इस विशेष मिठाई की खुद ही तारीफ करते जा रहा था। वो ना मेरी लुगाई का नाम है आम्रपाली। आप ही बताइए, अपनी श्रीमती से ज्यादा मीठी मधुर भी कोई हो सकती है क्या? इसीलिए हमने इस मिठाई का नाम रखा आम्रपाली। तो बोलिए कितनी तोल दूं? कहा जाता है खाली पेट दिमाग भी कम चलता है। श्रावणी ने अब अपने दिमाग पर अधिक बल डालने की जगह बड़ी उम्मीद से कहा, काका मेरे पास स्वर्ण मुद्रा तो नहीं है, मगर मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। क्या आपका मुझे? श्रावणी कह पाती उससे पहले ही स्वर्ण मुद्रा न होने की बात सुन हल्कू राम अपने हल्केपन पर उतरता हुआ श्रावणी को डांटते हुए बोला, हटो, भागो यहाँ से। जब स्वर्ण मुद्रा नहीं है तो फिर मेरी दुकान की चौखट लांघने की भी हिम्मत कैसे की तूने? चल निकल। श्रावणी अचानक इस तरह डांट दिए जाने से जैसे सहम सी गई। उसकी आंखों में आंसू की बूंदें उभर आईं, जिसे देख हल्कू राम अब और चिढ़ गया। स्वर्ण मुद्रा एक नहीं और कपड़े तो देखो, शाही परिवार से चुरा कर तो नहीं लाई कहीं।
और उसके ऊपर मुंह को लाल कपड़े से ढकाए। देखो, तुम्हारे आते ही समझ गया था मैं कि तुम किस तरह की युवती हो। अच्छा होगा कि मेरी दहलीज से उतर जाओ, वरना सिपाही को बुलाकर ऐसी मार दिलवाऊंगा कि सपने में भी हल्कूराम की भारी भरकम मार याद आएगी। निकलो। कुछ ही मिठाइयों के लिए इतना बड़ा अपमान। श्रावणी को यह अपमान दिल पर चुभ गया था। श्रावणी रोती हुई दुकान से नीचे उतर आई, पर निर्दयी भूख आत्मसम्मान कहाँ देखती है। श्रावणी रोती बिलखती हर दुकान पर खाने की आस लिए एक एक कर जाने लगी, मगर खाने के अलावा उस बाजार की रंगत में उसे सब मिला। कहीं से डांट, कहीं से अपमान, कहीं कपड़ों को चीरती हैवानियत भरी निगाहें, और कहीं से उम्मीद। उम्मीद? अरे चलो चलो आगे बढ़ो, आगे मांगो वहां मिलेगा, मेरी दुकान पर नहीं। ये उम्मीद कि शायद अगली दुकान पर कुछ मिल जाए। पर ये सिलसिला इस वैभवशाली दिखने वाले समृद्ध राज्य भावनगर के पूरे नगर में चलता रहा। थक हार कर श्रावणी रोती हुई जमीन पर बैठ गई। उससे अब ये शरीर और अधिक ढोया नहीं जा रहा था। रह रहकर सिसकते हुए उसे अपना गांव, अपना घर, अपने बापू याद आ रहे थे। फिर कभी सोचती कि काश वो सोने का ताज उसके पास अब भी होता, तो उसके बदले ही उसे कुछ खाना मिल जाता। मगर इन सब काश की कहानियों की यही खास बात है कि वो कभी पूरी नहीं होती। सूख चुके आंसू लिए श्रावणी उस सजे धजे बाजार की रंगत में कहीं धुंधली पड़ती जा रही थी, बेहोश होती जा रही थी। और इधर तलघर में उस भयानक दिखने वाली लाशों से रहस्यमय काली जड़ें काटते हुए युवा राय बहादुर इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि सांप सी फुफकारती जमीन पर धीरे धीरे रेंगती वो जहरीली जड़ें उनके और उनके पिता विशंभर की तरफ बढ़ती जा रही थीं। जड़ें अब तेज बहादुर और विशंभर के ठीक पीछे फन फैलाए उन्हें डसने के लिए तैयार खड़ी थीं। राय बहादुर को डसने के लिए जैसे ही इन रहस्यमय जड़ों ने सांप सी फुफकारती जीभ निकाली, किस्मत से तभी लाशों के दूसरे ढेर की तरफ तेज बहादुर बढ़ गए। जहरीली जड़ों का ये बार विफल रहा, मगर सिर्फ युवा राय बहादुर पर। विशंभर को लगा जैसे उसे किसी ने जोर से काटा। विशंभर दर्द से कराहकर वहीं बैठ गया। उन जड़ों पर विशंभर की नजर पड़ती उससे पहले ही वो जड़ें फिर सामान्य हो जमीन पर फैल गईं। क्या हुआ बाबा? तेज बहादुर अपनी कुल्हाड़ी छोड़ दौड़ते हुए विशंभर के पास आए। विशंभर ने अपने पैर को देखा। उसके पैर पर सांप के काटने जैसे ही निशान थे, मगर 2 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5। सांप के काटने से 2, 4 या 6 निशान हो सकते हैं, मगर 5 नहीं। यही सोचते हुए विशंभर ने अब नीचे देखा। नीचे वहीं जहरीली जड़ें थीं, मगर अब शांत। लगता है जल्दी जल्दी में मेरा पैर इन जड़ों पर जा लगा, और कुछ नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। उन 5 निशानों से निकलते हल्के खून को विशंभर ने तुरंत राय बहादुर के गेरुए अंगूछे पर पहुंचते हुए उस जगह को कसकर बांध दिया और फिर से उठ खड़ा हुआ। चलो तेज, अब लाशों के इस आखिरी ढेर से जल्दी जल्दी इन जड़ों को काटें। महामंत्री कुषाण किसी भी वक्त आ सकते हैं। विशंभर का इतना कहना ही था और तभी तहखाने के दरवाजे को लात मारकर खोलते हुए गुस्से से तमतमाए महामंत्री कुषाण तेज सांसें लेते हुए वहां आ पहुंचे। उन्हें इस तरह गुस्से में लाल देख विशंभर बोला, महामंत्री जी, आप क्रोधित न होइए, बस अब एक आखिरी लाश का ढेर बचा है, मैं और तेज जल्दी ही। मगर विशंभर को बीच में रोकते हुए कुषाण बोले, नहीं, ये बात नहीं है विशंभर। वो चीख जो तहखाने से आई थी, कोई है जो हमारे अलावा इन लाशों का राज जानता है। मगर ऐसा भी तो हो सकता है वो हमारा वहम हो, विशंभर ने सुझाया। नहीं विशंभर, 3 लोगों को एक साथ एक जैसा वहम कैसे हो सकता है? वो आवाज तुमने भी तो सुनी थी ना, जो इस तलघर के खालीपन में गूंजती हुई बाहर आई थी। ये वहम नहीं, सच है। कोई है जो महल के सच के बारे में जानता है, जिसके बारे में हमारे अलावा सिर्फ महाराजा नरेंद्र सिंह को ही पता है। लेकिन जब महाराजा यहाँ नहीं आए, मैं नहीं आया, मेरे सख्त आदेश के बाद से ही यहाँ इस दरवाजे से कोई अंदर आया नहीं, तहखाने से कोई गया नहीं, तो यहाँ किसी का होना कैसे संभव है? कुषाण की ये तर्कपूर्ण बातें सुन विशंभर और तेज भी प्रभावित थे। आपका सोचना तो 100% सही है महामंत्री जी,
कुषाण ने पलटते हुए कहा, बिल्कुल यही बात मैंने महाराजा से कही और उनसे पूछा, क्या मेरी जानकारी के अलावा भी इस महल में गुप्त रास्ते हैं? कोई ऐसा रास्ता जो तहखाने में खुलता हो और यहाँ से बाहर ले जाता हो? तो जानते हो विशंभर, महाराजा ने क्या कहा? क्या महामंत्री जी? विशंभर ने पूछा। उनका जवाब था हाँ। कहते हुए महामंत्री भावुक हो गए। खुद को ठगा हुआ सा महसूस करते कुषाण के दिल में जैसे कोई टीस थी। ऐसे कई रास्ते हैं विशंभर जो मुझे नहीं पता, इस राज्य के महामंत्री को नहीं पता, सुरक्षा सलाहकार को नहीं पता, महाराजा नरेंद्र के बचपन के दोस्त को नहीं पता, कुषाण को नहीं पता। उस दिन जीवन में पहली बार किसी ने महामंत्री की आंखों में उठते पानी के कतरों को देखा था। आक्रोश और पीड़ा में उनके माथे पर और चेहरे पर फूलती बुझती नसों के हरे डोरों को देखा था। विशंभर ने संभालना चाहा, महामंत्री जी हो सकता है वो महाराजा मगर सच तो ये है, विशंभर के पास भी कुषाण की इस पीड़ा का, महाराजा के ऐसा करने का कोई तार्किक जवाब नहीं था और तर्कहीन बात करना कुषाण के गुस्से को और बढ़ाने जैसा था। पूरा भावनगर महाराजा नरेंद्र सिंह और महामंत्री कुषाण की बचपन से चलती आ रही अटूट दोस्ती के बारे में जानता था। भावनगर में महामंत्री कुषाण के प्रभाव को, उनकी सूझबूझ और राष्ट्र प्रेम को जानता था। फिर भी राजा का कुषाण से इतनी बड़ी बात छुपाना सच में हैरान करने वाला था, क्योंकि कुषाण वही व्यक्ति है जिसने कई युद्धों का निर्णय अंतिम समय में पलटकर जीत भावनगर के कदमों में, राजा नरेंद्र सिंह के कदमों में डाल दी थी। जो इंसान राजा नरेंद्र सिंह के साथ ही आचार्य आग्नेय के आश्रम में पढ़ता था, यहाँ तक कि जिसने भावनगर को नरेंद्र सिंह को अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए शादी तक नहीं की थी, उस इंसान के दिल में ये बात जैसे शूल की तरह घुस गई थी। मगर इस आक्रोश और पीड़ा में भी राजा की और महल की सुरक्षा का ध्यान रखते महामंत्री कुषाण ने विशंभर से ये वचन लिया कि जो भी शख्स भावनगर की मुस्तैद सुरक्षा को भेजता हुआ यहाँ तक पहुँचा था, जिसे इस तहखाने का भावनगर में हो रही इन अप्राकृतिक हत्याओं के सच का पता चल चुका है, उस शख्स के किसी को भी सच को बताने से पहले ही विशंभर उसे मौत के घाट उतार देगा। आप चिंता मत कीजिए महामंत्री जी, विशंभर ने विश्वास के साथ कहा। मैं आपको वचन देता हूँ, भावनगर की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला वो शख्स, इस तहखाने का सच जानने वाला वो इंसान, चाहे जो हो, चाहे जहाँ छुपा हो, उसका पता चलते ही मैं उसे अगले दिन का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ सोचते हुए विशंभर बोला, अपराधी जो भी हो सुराग जरूर छोड़ता है। आप चिंता ना करें महामंत्री जी, मैं उसे जल्द ही पकड़कर उसकी गर्दन आपके कदमों में समर्पित कर दूंगा, वचन देता हूँ। विशंभर का दिया वचन जैसे समय पर खींची लकीर थी। अगर उसने वचन दिया है तो वो होकर ही रहेगा, चाहे फिर उसे पूरा करने में विशंभर की जान ही क्यों ना चली जाए। ये बात महामंत्री कुषाण भी अच्छे से जानते थे और तेज बहादुर भी। कुषाण विशंभर से ये वचन पाकर निश्चिंत हो तहखाने के बाहर चले गए। जहाँ भावनगर में अब श्रावणी के अनचाहे अनजाने दुश्मन बन गए थे, उसकी गर्दन काट कर लाने के वादे कर दिए थे, तो वहीं भयनगर में सरकटी रज्जो अपने विशाल अर्धनग्न उभरे शरीर को लिए राणावत की गर्दन धड़ से अलग करने की प्यास लिए दौड़ रही थी, राणावत के कमरे की तरफ, जहां बैठे भानु, चरण सिंह, दयाल आदि सभी मरने से पहले अपने अपने भगवानों को याद कर चुके थे। रज्जो का ये खूंखार रूप सच में मौत का प्रतिबिंब था। धरती को हिलाती हुई रज्जो काल बनकर दौड़ रही थी कि तभी सुनहरी चिंगारियों का एक ताकतवर गुच्छा उसके पैरों में आकर बंध गया और अपना विशाल काय शरीर लिए हवा में उछलती रज्जो जमीन पर धड़ाम से आकर गिर गई। उसके गिरने से जैसे धरती कांप उठी। गुस्से में गुर्राती रज्जो ने देखा उसके सामने एक सजीला युवक खड़ा है, जो आंखों में सुनहरी रोशनी लिए हवा से 3 फीट ऊपर उड़ता हुआ, हाथों से चिंगारियां उगलता हुआ उसी की तरफ देख रहा है। राय बहादुर को देख जहां रज्जो भयानक गर्जना कर जमीन पर हाथ मारते हुए उठ खड़ी हुई, तो वहीं राय बहादुर द्वारा भयानक दिखने वाली सरकटी रज्जो को गिरा दिया जाना देख बाकी सभी की जान में फिर से जान आ गई। उन्हें यह विश्वास हो चला कि राय बहादुर इस डरावनी शक्ति को जरूर पछाड़ देंगे।
मगर उनकी कल्पनाओं के विपरीत अगले ही पल पलक झपकते एक साए की तरह गायब होकर अगले ही पल राय बहादुर को किसी बच्चे सा गर्दन से उठाकर रज्जो ने जमीन पर फेंक दिया। और अब रज्जो दौड़ती हुई राय बहादुर की छाती पर कूदने के लिए हवा में उछली ही थी कि राय बहादुर ने फिर अपने हाथों से चिंगारी छोड़ उसे हवा में ही मारना चाहा, मगर बिजली से भी तेज वो शैतानी आत्मा उससे पहले ही राय बहादुर पर कूदते हुए उन्हें जमीन में 4 गज नीचे गाड़ते हुए गुर्राकर जोर जोर से हंसने लगी। रज्जो के कटे सर की वो हंसी इतनी भयानक थी कि पूरा भयनगर इससे सिहर उठा। यहाँ तक कि उसकी ये चीख और गुर्राहट की आवाज मुखिया चंदन लाल की हवेली में खिड़की से हवा का आनंद लेते राणावत तक भी जा पहुंची। भयानक रज्जो की इतनी ताकत देख जहाँ चरण सिंह, भानु और सभी को अपनी मौत सामने दिखने लगी, तो वहीं ये भयानक चीख सुन राणावत डर के मारे पलंग के नीचे छुप गया। किस किस की जान लेकर जाएगी सरकटी खून की प्यासी रज्जो? क्यों गुप्त रास्तों की इतनी बड़ी बात छुपाई राजा नरेंद्र सिंह ने महामंत्री कुषाण से? क्या विशंबर अपना वचन पूरा करते हुए श्रावणी को ढूंढने में कामयाब रहेगा? क्या तहखाने में ही छूटे श्रावणी के उस ताज पर पड़ेगी किसी की नजर? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए भयनगर की इस भयानक और रहस्यमय कहानी के साथ, सिर्फ पॉकेट FM पर।